हिंद। तो देखिए ये हम आ गए हैं बिहार पुलिस का 8वां सेट। इससे पहले हमने 7 सेट कंप्लीट किया और ये हमारा 8वां सेट है। और अगस्त में एग्जाम पढ़ना ही पढ़ना एकदम निश्चित तय हो चुका है। और अगले बिहार पुलिस भी आने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसीलिए हम सब लगातार इसकी तैयारी करते चलते हैं, जीके और जीएस का। तो चलिए आ जाते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न हमने 125 तक कर चुके हैं। 126 प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 126 प्रश्न? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मतलब ये चारों ऑप्शन में देखना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई? तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं। बिहार से गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? जो 7 जलमार्ग वैसे भी जनरली हम सब याद रखते हैं, उसमें से इनमें कौन सा है राष्ट्रीय जलमार्ग? तो ये राजमार्ग कर दिया है, इसको हम सब क्या करेंगे? जलमार्ग करेंगे। ये जलमार्ग होगा सब। तो जलमार्ग संख्या 6, जलमार्ग संख्या 2, 30 या 33? तो जलमार्ग 2 है जो वह बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या मैसूर? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है जो बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, आगे आते हैं। हिस्ट्री का ये प्रश्न है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है? वह बालिका हत्या से संबंधित है, या विधवा विवाह से संबंधित है, या महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार से संबंधित है, या आजादी के आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे ज्यादा संबंधित थे विधवा विवाह से, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विधवा विवाह संबंधित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, क्योंकि विधवाओं का पुनः विवाह इनका मानना था होना चाहिए। निम्नलिखित में उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब। देखिए क्या करा, उष्मा का होना चाहिए अच्छा, लेकिन विद्युत मतलब हीट करना चाहिए, लेकिन विद्युत का खराब चालक होना चाहिए। ठीक है, उष्मा ठीक ठाक दे पर विद्युत खराब हो। अबरक, एस्बेस्टोस, सेलुलाइट या पैराफिन मोम? मतलब इनमें से कौन है जो उष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब? तो ये अबरक है। देखिए हम सब जो आयरन जो हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आयरन जो होती है, उसमें अबरक के पत्ते का प्रयोग किया जाता है उसके नीचे। क्यों? क्योंकि वह उष्मा देगी, उष्मा देगा तब आयरन करते समय हमारा गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो कपड़ा को प्रेशर मिलेगा। लेकिन वह विद्युत नहीं देता। देखते हैं उसको जब हम सब छूते हैं तो करंट नीचे से नहीं मारता है। रीजन यही है कि वो दोनों प्लेट के बीच में अबरक लगा दिया जाता है, और उसके नीचे लोहा रहता तो उष्मा पार हो जाएगा, बट करंट पार नहीं होता है। और कभी कभी होते हैं क्या कि अगर अबरक खराब हो गया तो आयरन छूने पर हमें करंट मारते हैं। ठीक है, तो उसमें अबरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक है अबरक। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर। निम्नलिखित पदार्थ में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम होता है? मतलब कौन से पदार्थ में ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम जाएगा, तो उसका प्रतिरोध डाउन हो जाएगा। ये कह रहा शुद्ध सिलिकॉन, तांबा, नाइक्रोम, प्लेटिनियम। तो देखिए ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कमता है नाइक्रोम में। इसमें कमता है नाइक्रोम में। और हीटर में हम सब जो तार का प्रयोग करते हैं वह नाइक्रोम का ही तार होता है। और इसीलिए जो हीटर का चूल्हा जो होता है उसको, उस हीटर के चूल्हा मतलब जितना वो ज्यादा देर तक के अगर उसमें करंट हम देते रहेंगे तो और ताप हमारा बढ़ता चला जाता। कारण यही है कि ताप जब बढ़ रहा तो उसका प्रतिरोध डाउन हो रहा, तो वो उष्मा बहुत मात्रा में देती है। ठीक है, तो नाइक्रोम, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतु, मतलब जहां का मौसम एकदम काफी ठंडा है, अगर वहां पर कोई जंतु रह रहा तो फर उसके किस काम में आते हैं? मतलब उसके शरीर में जो फर होता है वो फर किस काम में आते हैं? उनकी जल की रक्षा करते हैं, ऑप्शन ए का कहना है। बी का कहना वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। सी का कहना शत्रुओं से उनकी सुरक्षा प्रदान करती है।
फर के कारण वे सुंदर दिखाई देते हैं। एक बात बताइए, मौसम जब ठंडा है तो फर का कुछ तो काम होगा उष्मा से संबंधित ना। कॉमन से चीज हम सब लगा सकते हैं कि जब मौसम ठंडा है और उसमें उसके अंग फर का अगर जिक्र कर रहा है तो जाहिर सी बात होगा कि उस ठंडे मौसम में उसे गर्म कुछ मिले, इसीलिए ना उसका प्रयोग करेगा। तो ये सुंदर दिखने के लिए करेगा नहीं, शत्रु नहीं, गर्मी उसके शत्रु, ठंडा में ज्यादा शत्रु रहेगा, उनकी जल की रक्षा करेगा, ये भी नहीं। मतलब हो सकता था जल को गर्म करने की अगर बात होती तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जल की रक्षा नहीं, तो वो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता, और तभी तो उसका शरीर, तभी तो उस जंतु का शरीर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। जो उष्मा विकिरण है वो कैसी यात्रा करती है, जो कहने का मतलब हो रहा, सिंपल सी बात ये समझिए कि जो उष्मा विकिरण है वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो यात्रा करती हैं, वो कैसे करती है, सरल रेखा में, सभी दिशा में, प्रकाश की गति के साथ, या डी का कहना है जिस माध्यम से गुजरता है उसे ही गर्म करता है। तो देखिए उष्मा विकिरण है वह प्रकाश की गति के साथ यात्रा करता है। ठीक है, जिधर जिधर प्रकाश जाएंगे उसी के साथ में उष्मा विकिरण भी उधर रास्ते को गर्म करते चलेगा। ठीक है, तो प्रकाश की गति के साथ चलता है कौन, उष्मा विकिरण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है। मतलब जल का जो प्रयोग है वह कैलोरीमितिक के रूप में हम सब प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए का कहना है इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, बी का कहना है यह सुचालक होता है, इसमें उच्च क्वथनांक होती है, और डी का कहना है इसमें वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है। तो देखिए इसका हम सब प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, इसीलिए हम सब जल का प्रयोग कैलोरीमितिक में नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी निम्न में से क्या है, जो हमारा पृथ्वी है वो निम्न में से क्या है। तो आप तो आप बोलिएगा कि इसके लिए तो ऑप्शन पढ़ना होगा, और देखिए ऑप्शन क्या कह रहा, उष्मा का अच्छा प्रवर्तक है। ठीक है, उष्मा का गैर अवशोषक है। क्या पृथ्वी हमारा उष्मा का अवशोषित नहीं करता है, अगर उष्मा का अवशोषित अगर नहीं करता तो पृथ्वी गर्म होता नहीं होता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि अवशोषण करता है तभी तो पृथ्वी गर्म होती है। और ऑप्शन ये क्या कह रहा था, उष्मा का अच्छा प्रवर्तक है, मतलब सब उष्मा को टकरा के भेजिए देते हैं, और कुछ तो रोक के भी तो, मतलब अवशोषित भी तो करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि सभी का प्रवर्तक नहीं होता है। सी का कहना उष्मा का अच्छा अवशोषक है और अच्छा विकिरण है, और डी का कहना है उष्मा का खराब अवशोषक है और खराब विकिरण है ना, ये भी गलत होगा। देखिए पृथ्वी हमारे उष्मा का अवशोषित करता है, तो ये तो चलो ठीक है, अच्छा अवशोषक हो गया, और अच्छा विकिरक भी है, मतलब उसको वापस भी भेजता है। ठीक है ना, पृथ्वी हमारे जैसे गर्मी में देखते हैं क्या गर्म हो जाता है, रीजन क्या है, क्योंकि उष्मा का उन्होंने अवशोषण किया, और बाद में है कि वह उसको वापस भी भेजता है रातों रात तक, इसीलिए तो रात का मौसम भी गर्म होता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन सी हमें सही लग रहा, और सी सही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव के प्रतिक्रिया, रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं का योग कम होता है, इसे क्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जब दो गो हम केमिस्ट्री या कोई भी रसायन लेते हैं उससे उत्पन्न जो प्रभाव करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद अलग अलग उत्पन्न वाले प्रभाव के योग से, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दें और इन दोनों का जो साथ रिएक्शन हो गया तो योग से ये कम होता है, ये वाला क्या हो जाएगा, जो अलग अलग रिएक्शन किया वो कम होगा। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, योजक कहते हैं, सहक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि जब उसको हमने जब जोड़ दिया तो उसको तो प्रतिरोध ही कहेंगे ना, और इसमें तो कुछ ऑप्शन लग नहीं रहा है ऐसा क्लिक करने वाले कि योजक होगा, स्वतंत्र होगा, सहक्रिय होगा, कुछ नहीं, हम सब प्रतिरोध कह सकते हैं। इसीलिए 136 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 136 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम सब प्रतिरोधी कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं 37 पर। क्या कह रहा, 37 नंबर प्रश्न देखिए, इधर आ गया 37। देखिए प्रश्न कह रहा, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक में होता है, अर्थात अल्फा कण
किसके परमाणु के नाभिक में होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? जल्दी से सोचिए तो। अल्फा कण किसके परमाणु के नाभिक होता है? अल्फा कण 137 नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए कि अल्फा कण किसके परमाणु के नाभिक में होता है? तो वह लिथियम, लिथियम के नाभिक में क्या होते हैं? अल्फा कण के परमाणु का नाभिक होता है, इसीलिए आंसर हमारा ए सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा? देखिए सल्फर डाई SO2 के कारण और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। कारण ये है कि जब वायुमंडल में SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ऊपर से आने वाले वर्षा की बूंद जब उस पर गिरते हैं तो उसे भी अम्लीय बना देता है। SO2 और NO2 का कारण है। लेकिन देखिए ये प्रश्न कुछ और कह रहा, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ की विरंजित कर देता है? किसको कर देता? तनुकरण, निर्जलीकरण, अपघटन या ऑक्सीजन? तो वह तनुकरण करके उसको विरंजित कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 39 चलते हैं। क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? मतलब इनमें कौन से तत्व हैं जो रेडियोधर्म तत्व नहीं है? जल्दी से इसका आंसर सोचिए। 4 ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन कौन? रेडियम, प्लूटोनियम, और क्या दिया? रेडियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, यूरेनियम। और पूछा क्या? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियम है, प्लूटोनियम भी है, यूरेनियम भी है, पर जर्कोनियम है जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसीलिए आंसर इसका 139 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 40 चलते हैं। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, मतलब कोई भी अयस्क है जहां पर वायु नहीं है, अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम तापमान, मतलब उसके जो गलन बिंदु है वायु नहीं है। पहले नंबर तो सोच लीजिए कि वायु नहीं है, उसके बाद गलन बिंदु से कम तापमान पर गर्म करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा कि मतलब वायु की अनुपस्थिति है, वायु की क्या है? अनुपस्थिति भी है, और उसके गलन बिंदु मतलब जब जितना टेम्परेचर पर वो गलना चाहिए उससे कम तापमान पर जब उसे हम सब गर्म करते हैं, गलन बिंदु से कम तापमान पर जब उसे हम सब गर्म करते हैं तो उसे हम सब क्या कहते हैं? अधिशोषण, निष्पातन, भर्जन या प्रलन। तो उसे हम सब निष्पातन कहते हैं, निस्तापन, सॉरी क्या है? निस्तापन कहते हैं कि गलन बिंदु से कम तापमान पर जब उसको गर्म किया जाए और वायु के अनुपस्थिति हो तो उसे हम सब निस्तापन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? देखिए वर्ग 17 का जितना भी तत्व है पीरियोडिक टेबल में, वर्ग 17 का जितना भी तत्व है, पीरियोडिक टेबल आपके पास होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ लगा हुआ, वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये जितने भी तत्व हैं वह विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे पहले ये तो बात आप हमेशा याद रख लीजिए। अब इसमें इस चारों में भी कौन है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? पहले इस चारों, तो चारों के हिसाब से नहीं, आप ऑप्शन में चलिए। ऑप्शन में देखिए सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम तो होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं। अब है क्या? फ्लोरीन या क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन कौन है जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नीचे आते आते जैसे हम सब आते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता जाता है? कमता जाता है, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी विद्युत ऋणात्मक ही तत्व है, बट इसमें क्लोरीन है जो सबसे ज्यादा, सॉरी फ्लोरीन है जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसीलिए आंसर भी हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनस्करण नहीं किया जा सकता, मतलब जो ठोस अपशिष्ट है उसको हम सब दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? मतलब जैसे हम जिस ठोस का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे तो उसका अपशिष्ट जो बच गया उसका कुछ तो निपटाने के लिए हम उपाय करेंगे ना, उसको खुली हवा में तो नहीं छोड़ देंगे। तो जमीन में भरना, जमीन के गड्ढा खोद के उसको भर दीजिए, या भस्मीकरण, उसको भस्म कर दीजिए, या ताप अपघटन और गैसीकरण, या उसको जला करके अपघटित कर दीजिए, या सभी। तो देखिए वैसे अपशिष्ट
ठोस अपशिष्टों का जिसका हम पुनः प्रयोग नहीं करते हैं, ये तीनों प्रक्रिया के द्वारा उसे हम सब अपघटित करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, जमीन से भरना भी, भस्मीकरण भी, ताप अपघटन या गैसीकरण, ये तीनों प्रक्रिया के द्वारा हम सब उसको अपशिष्ट को समाप्त करते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, मतलब जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए का कहना है ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों के ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीकरण प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो सौर ऊर्जा का संग्रह करना ही हम सब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अर्थात ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में CO2 गैस, बस दिमाग में ये बैठा लीजिए आप, और सौर ऊर्जा का संग्रह, CO2 याद रहेगा। बहुत अच्छे से आप सब आंसर क्लिक कर लीजिएगा। भूजल, जो पृथ्वी में भूजल है वह पेयजल का बेहतर स्रोत है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो जल है वो उसे हम सब पीने में काफी, पीने के लिए बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें क्या कम होता है। मतलब ये चारों ऑप्शन के हिसाब से सोचिए, प्रश्न कितना दिया है 144 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि जो हम सब भूजल का जो पीते हैं उसमें ऐसा क्या चीज का कमी है जिसके कारण उसे हम सब पीते हैं। मिट्टी, बैक्टीरिया, आर्सेनिक या शैवाल, तो उसमें हम सब आर्सेनिक आंसर करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, कि आर्सेनिक के कम होता है, इसीलिए वो सब हम सब पीने में उसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा, वातावरण में सल्फर डाई SO2 की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। मतलब वातावरण में SO2 का मात्रा हमें कम करना है, इनमें कौन सा उपाय हम लगा दें जो वातावरण में SO2, जिसके कारण हमने पहले ही बताया SO2 और NO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। अब इसमें कौन से उपाय को हम लगा दें जिसके कारण हम क्या कर सके, सल्फर डाई की मात्रा को कम कर सके। देखिए ऑप्शन ए का कहना अधिक कार्यदक्ष कार इंजन, मतलब कार इंजन को हम सब कार इंजन का प्रयोग करें जिसके कारण SO2 कमेगा, गलत बात है। उद्योग के उत्प्रेरक परिवर्तक, नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। अब उद्योग फैक्ट्री थोड़ी चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री के चिमनियों में इसे आरक्षित करने वाली स्थैतिक विद्युत, ये भी काम नहीं कर सकते हैं। कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग कीजिए, ये आंसर हमें सटीक लग रहा कि कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वायुमंडल में SO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम जाएगी। इसके जगह पर और कोई ईंधन का प्रयोग आप कीजिए ना, तो SO2 की मात्रा ऑटोमेटिक कमेगी, और जिसके कारण अम्लीय वर्षा भी क्या होगा, नहीं होगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए मच्छर के जैविक को नियंत्रण करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ये क्या दिया, DDT का छिड़काव कीजिए, गम-ब्यूसिया या तेल या विलेप, तो गम-ब्यूसिया का हम सब प्रयोग करेंगे जिससे मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, गम-ब्यूसिया, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं कब। जैसे ये जो हमारा सूर्य है अगर मानते हैं तो सूर्य के वर्णमंडल में, इसके जो मंडल है इसमें गैस का तूफान हमें दिखाई देता है, गैस का तूफान हमें दिखाई देता है कब, कौन सी स्थिति में, चक्रवात के दौरान, प्रति चक्रवात के दौरान, सी का कहना है चंद्र ग्रहण के दौरान, और डी का कहना है सूर्य ग्रहण के दौरान। देखिए चक्रवात और प्रति चक्रवात तो पॉसिबल नहीं, चक्रवात समुद्र में ना आएगा जी, और प्रति चक्रवात भी जब वापस वो आएगी तो समुद्र का ही खेला। अब ये सूर्य में तूफान की तरह नजर आना, इसमें तो ऑप्शन या तो हमारा सी होगा या डी होगा। तो सोचिए सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा होगा या चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा होगा, जो सोचिए कि जो सूर्य के वर्णमंडल में हमें क्या, गैस का तूफान दिखाई देना चाहिए, तो ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण के दौरान। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य के वर्णमंडल में हमें क्या दिखाई देता, गैसों का तूफान दिखाई देता, ये सूर्यमंडल के दौरान। और सूर्यमंडल या चंद्र ग्रहण ये होता कब कब है, तो देख लीजिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन होगा, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होगा, अमावस्या के दिन होगा। अब देख लीजिए सूर्य ग्रहण होता कब है,
तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ये बात आप याद रखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी। एस से सन हो गया, एम से मौन हो गया, ई से स्थिति, ये हो गया। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसमें हम सब सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। और यही बात अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये जो हम एस से एम, श्रीमती इंदिरा गांधी जो आपको याद करवा रहे हैं, पृथ्वी तो हमारा क्या है, स्थिर है। अब ये इधर आ जाए अर्थात एम एस ई आ जाए, अर्थात बीच में क्या आ जाए, बीच में हमारा सूर्य आ जाए, चंद्रमा दूर हो जाए, तो उस स्थिति में अर्थात बीच में जब सूर्य रहे तो उस दौरान चंद्र ग्रहण, और बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उस दौरान सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो सूर्य ग्रहण में ही वर्णमंडल में गैसों का हमें तूफान दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, तो बृहस्पति ग्रह। देखिए कल वाले सेट में था, कल वाले सेट में था कि सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पर है, तो ये पहले बुध है, ठीक है, बुध के बाद शुक्र ग्रह है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह के बाद, मंगल के बाद बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद शनि है, और शनि के बाद अरुण है, और लास्ट में वरुण है, ठीक है। अब इसमें कल हमसे प्रश्न पूछा था कि सूर्य से कै नंबर पर पृथ्वी है, तो 1 2 3, तो हमने कल 3 नंबर क्लिक किया। आज प्रश्न पूछ रहा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है, इसीलिए आंसर बी हमारा होगा। हमारे सौरमंडल, हो सकता है अगले बार प्रश्न पूछ दे, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह तो बुध ग्रह, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर वाला ग्रह तो वरुण ग्रह, कौन ग्रह, वरुण ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के नजदीक वाला ग्रह तो शुक्र और मंगल ग्रह है, जो पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है। अब इसमें भी पूछ दे कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक शुक्र है या मंगल है, जो सोचिए, जैसे पृथ्वी के नजदीक वाले ग्रह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह हो गया। अब ये प्रश्न पूछ दे कि पृथ्वी के काफी नजदीक वाले ग्रह में कौन है, शुक्र या मंगल, तो इसका कमेंट आप हमें कीजिएगा कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है या मंगल ग्रह है। आपके कमेंट देख करके हमें भी ऊर्जावान मिलेगा। तो चलिए इसका कमेंट आप अवश्य कीजिए कि पृथ्वी के नजदीक में शुक्र सबसे ज्यादा है या मंगल सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें से पृथ्वी को हम सब नीला ग्रह कहेंगे, बृहस्पति को पीला, ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह कह देंगे, ठीक है, इसके कलर के हिसाब से भी होता है। चलिए ठीक है, रिंग वाला वलय वाले ग्रह में शनि ग्रह है, जिसमें रिंग भी पाई जाती है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। चलिए तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है, इसका आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या करा, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, अग्निहोत्री, आर्यभट्ट, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। तो देखिए अंटार्कटिक में एक स्टेशन की जो स्थापना किया गया भारत द्वारा, उसका नाम रखा गया है क्या, दक्षिण गंगोत्री, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों का वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है, जालक्रम आंकड़ा, पदानुक्रम आंकड़ा संचय, संबंध परक आंकड़ा संचय, या अभिलक्ष्मी आंकड़ा संचय। तो देखिए उस आंकड़ा संचय को हम सब बोलते क्या है, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय को बोला जाता है, जिसमें अभिलेख को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया गया, इसीलिए पदानुक्रमिक हम सब इसको लेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो ये हम बिहार पुलिस के 8वां सेट कंप्लीट किए, ठीक है। काफी अच्छे से प्रयास किया गया आपको समझाने का, और हमारा और भी अब प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन तो 25 प्रश्न ही हम ले, क्योंकि हमें अभी जो वादा किया था कि हमारा व्यूवर 500 प्लस व्यूवर्स जाएंगे, इसके बाद ही हम सोचे थे कि फुल सेट बिहार पुलिस का लेंगे, पर ये अभी हुआ नहीं है। तो चलिए इसमें कितने है, जो जैसे हमने सोचा था कि जल्दी से 10 मिनट के अंदर में 25 प्रश्न कंप्लीट करवा देना है, बट अब इस नीति को परिवर्तन करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि 25 प्रश्न से आपको उसमें और भी जितने इंपॉर्टेंट, मतलब उससे संबंधित जो रिलेटिव प्रश्न रहे वो प्रश्न को अवश्य करवाएं, और क्योंकि काफ़ी अच्छा होगा।
तो चलिए ये आंकड़ा तब तक पार नहीं करते हैं तब तक फुल सेट बिहार पुलिस का नहीं लेते हैं। और इससे पहले हम सब 25 प्रश्न नहीं ले, तो क्योंकि जो विद्यार्थी अगर मतलब जो दोस्त हमारे विद्यार्थी दोस्त छात्र परिवार सब हैं आप हमारे, तो जो लोग बने हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो, इसीलिए थोड़ा सा डीपली जिक्र करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद तो आपका मदद है ही है, बट आपके दोस्त की भी मदद चाहिए, तो 500 प्लस जाते ही फुल सेट हम सब लेना शुरू कर देंगे। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।